टॉपिक वाइज टेस्ट क्रमांक 35 नंबर पर है और इकोनॉमिक्स में पहला पेपर है ये। इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आसानी से शुरू करते हैं, आसान वाले से। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, जय हो लुसेंट माता की। बात यही नहीं बनती, बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ अ नेशन। अंडरलाइन करें, वेल्थ ऑफ अ नेशन। यह पुस्तक पूछी गई है। इसी में इसने अपने इकोनॉमिक संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है। एडम स्मिथ की जो थ्योरीज है वो अधिकांश मामलों में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मॉडल के ज़्यादा करीब है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि एडम स्मिथ बोले तो पूंजीवादी विचारधारा। आगे बढ़े। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, ना आयात होगा ना निर्यात। हालांकि प्रैक्टिकली तरीके से वर्तमान में कोई भी क्लोज इकोनॉमी नहीं है। आज पूरे विश्व में एक भी ऐसा देश नहीं है जो कि क्लोज इकोनॉमी मॉडल का एकदम 100% उदाहरण है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी आदर्श स्थिति जहां पर हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से। हमें किसी भी तरह के संसाधनों के लिए, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक, किसी अन्य देश पर निर्भरता है ही नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति है, पूरी तरह से 100% आत्मनिर्भरता है, तब वहाँ पर आप एक बंद अर्थव्यवस्था हो सकते हो। हालांकि ये जो मॉडल है, कौन सा? क्लोज इकोनॉमी मॉडल, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था मॉडल या सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल के ज़्यादा करीब है। क्लियर? आगे बढ़े। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? देखिए, विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी और नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मॉडल का जो एक बेसिक सिद्धांत है वो है लेजर-फेयर। लेजर-फेयर का मतलब है मुझे छोड़ दो, मुक्त, प्लीज लीव अस अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे वो करना है जो कि मैं करना चाहता हूँ। यह जो थ्योरी है लेजर-फेयर की, किसके सामने प्रस्तुत की जा रही है? मार्केट गवर्नमेंट को कह रहा है कि हमें अकेला छोड़ दो, हमें अपने तरीके से काम करने दो। यहाँ पर क्या मूल्य होगा, कितना उत्पादन होगा, उपभोक्ता क्या चयन करेगा, वो क्या कंज्यूम करेगा, कितना कंज्यूम करेगा, इस पर आप इंटरफेयर मत करो। दूसरी भाषा में कहें कि मुक्त अर्थव्यवस्था मॉडल फ्री इकोनॉमी मॉडल है। फ्री इकोनॉमी मॉडल का जो आधार है वह है एक बेसिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं डिमांड एंड सरप्लस थ्योरी। इसका मतलब क्या है? मांग तथा पूर्ति का नियम। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी चीज़ का मूल्य क्या होगा। जैसे आज आपकी टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है वो कितने रुपयों में उपलब्ध है? 100 रुपये में। आज से 40 दिन पहले कितने में थी? 500 रुपये में। ऐसा क्या हो गया इन 40 दिनों में? उत्तर है डिमांड और सप्लाई। 40 दिन पहले डिमांड ज़्यादा थी, बच्चों में भय ज़्यादा था, तो कोचिंग वालों ने उसको एक्सप्लोर किया कि 500 रुपये में देंगे। आज क्या है? भय कम है। क्यों? होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जब इस मूड में आ जाता है बच्चा, तब कोचिंग वाले क्या बोलेंगे? अब अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें? तो डिमांड क्रिएट करते हैं। डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे? नंबर 1, वे बच्चे जिन्होंने कहीं ना कहीं एडमिशन लिया है टेस्ट सीरीज में और टेस्ट पेपर देख के उनको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा पेपर तो मैं खुद ही बना लेता, परंतु पैसे दे दिए हैं। अब 1500 वहाँ दे दिए, 2000 वहाँ दे दिए, अब यहाँ पर देंगे 500 रुपये। निकल नहीं, क्या 100 रुपये दे? हाँ यार, आज एक मैकडी का ऑर्डर नहीं करते, 100 रुपये खर्च कर लेते। तो बाजार ने क्या सोचा कि 60 दिन की वैलिडिटी को घटा के 30 दिन की वैलिडिटी कर दो, 20 अप्रैल को पैकेज खत्म हो जाएगा। पहले के पेपर देने की टेंशन नहीं है, लाइव भी खत्म हो गया, बाकी के पेपर दे दो। कितने में दे सकते हैं? 100 रुपये में दे दीजिए। ये क्या है? बाजार है। क्या है? बाजार। क्या इससे सेल बढ़ेगी? विक्रय बढ़ेगा? बढ़ेगा। इससे मांग भी क्रिएट होगी? होगी। वस्तु का मूल्य कम करो तो मांग बढ़ेगी, मूल्य बढ़ाओ तो मांग घटेगी। बात समझ में आई? कुछ डिमांड और सप्लाई समझ में आया? उदाहरण के लिए एक और लेते हैं। मान लो कि, क्या मान लें, एमपी गवर्नमेंट ने कहा कि हर साल अब हम 10 लाख डिप्टी कलेक्टर के पद पर भर्तियां करेंगे, सप्लाई भर भर के। हर साल कितने? 10 लाख डिप्टी कलेक्टर, 50 लाख तहसीलदार और 1 करोड़ डीएसपी भर्तियां करेंगे। और सबको कहेंगे अपने घर से डंडा, वर्दी और साइकिल खुद लेके आए।
आपको प्रतिदिन 50 रुपए की दिहाड़ी दी जाएगी। आप हैं हमारे प्रांत के इस टेबल के डिप्टी कलेक्टर, क्योंकि हिसाब से होगा ना, टेबल भी घर लेके आए तो 100 स्क्वायर फीट के आप डिप्टी कलेक्टर हो और डीएसपी भी हो आप 100 स्क्वायर फीट के ही, इसी हिसाब से काम हो जाएगा। सप्लाई बढ़ा दी। अब शादी के बाजार में डिप्टी कलेक्टर की मांग है कि नहीं है? क्या करता है छोरा? डिप्टी कलेक्टर, अरे यार कलेक्टर, अरे यार डीएसपी है, छोरी घर बैठी रहे, पर 50 रुपए के दिहाड़ी वाले व्यक्ति को हम अपनी छोरी नहीं देंगे। सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड गिर जाएगी। डिमांड क्यों है? आप लोग कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि जिले में एक ही है। आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि पूरी सब डिवीजन में एक ही है। सोचो आप पत्थर उठाओ और 2-4 जहां भी फेंको किसी कलेक्टर पे गिरे। ये स्थिति इंजीनियर के साथ हो गई थी बेचारों के साथ, शायद थोड़ी बहुत अभी भी हो। जहां पत्थर फेंकते थे वो किसी न किसी इंजीनियर पे ही गिरता था। एक समय था जब बात हो जाती कि लड़का इंजीनियर है, तो साहब कोई बात नहीं, बड़ी लड़की के साथ छोटी लड़की फ्री है ना। बड़ी लड़की का विवाह बड़े भाई के साथ कर देंगे और छोटा कुछ भी नहीं करता तो भी छोटे के साथ कर देंगे, कोई बात नहीं, खेती बाड़ी कर लेगा। इंजीनियर है, लड़की यही सोच लेगी कि मेरा पति इंजीनियर है और छोटी और लड़की सोच लेगी कि मेरा जीजा इंजीनियर है। इसी बात पे दोनों लड़कियों की शादी को तैयार हो जाते थे। हाँ कि नहीं? सही बात। तो ये क्या है? डिमांड और सप्लाई। ये कहा एडम स्मिथ ने, ये कहा पूंजीवाद। 100 रुपए की टेसरीज लेनी नहीं लेनी, परंतु 14 फरवरी को 50 रुपए का गुलाब का फूल लेना है कि नहीं लेना? डिमांड क्रिएट करनी है। आपको 2000 रुपए का ग्रीटिंग कार्ड देना है गर्लफ्रेंड को, ताकि वो माने कि देखो एक लड़का मेरे लिए इतना पागल है कि एक कागज का टुकड़ा 2000 रुपए में खरीद के लिया है मेरे लिए। यह है मार्केट। मांग नहीं है तो मांग क्रिएट करनी है। तो डिमांड एंड सप्लाई, फिर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नंबर 1 मुक्त बाजार प्रणाली को सपोर्ट करेगी, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करेगी। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या होगा? ये बाजार नियंत्रित होगा। डिमांड और सप्लाई तय होगा तो बाजार आधारित मुद्रा या मूल्य प्रणाली होगी। सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होगा। इन शॉर्ट फॉर्म लेजर फेयर का सिद्धांत। दूसरी तरफ है मार्क्सवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं, जहां पर उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय सब पर सरकार का कंट्रोल है। कोई व्यापारी निर्यात करेगा कि नहीं करेगा, देश में आयात होगा कि नहीं होगा, ये सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। किसी चीज का कितना उत्पादन होगा, उत्पादन की शर्तें क्या होगी, लाइसेंस लेगा नहीं लेगा, लाइसेंस के लिए कितनी फीस भरेगा, यह सब कुछ नियंत्रित होगा। एक व्यक्ति को अगर टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो उसको कितने दिनों बाद या किस क्राइटेरिया के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन दिया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। 1980 के पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 1980 के दशक में अगर किसी मोहल्ले में किसी के घर टेलीफोन आ जाता था तो पूरे मोहल्ले वाले क्या कहते थे? शर्मा जी के यहाँ टेलीफोन है भाई। पूरे मोहल्ले के फ़ोन शर्मा जी के घर ही आते थे। शर्मा जी के घर का एक कमरा मोहल्ले वालों के लिए बुक करना पड़ता था कि जा छोरा बुला के लाजे, वर्मा जी को फ़ोन आयो है। वर्मा जी आएंगे शर्मा जी के घर, फिर बातचीत होगी। अगर आपको एसटीडी बात करनी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बात करनी है, तो आपको एसटीडी के लिए समय और तारीख और दिन तय करना पड़ेगा। आपको ट्रंक कॉल बुक करना पड़ेगा। यह है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तीसरा है मिक्स इकोनॉमी मॉडल, जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को एक साथ। सामान्यतः समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में जितने भी बड़े सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट का वर्चस्व होता है। चलिए थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप लोग सब सो जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आया अभी तक? मोटा मोटा आ रहा है ना? बस ये फीलिंग आती रहे कि हाँ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। हाँ हाँ करते रहिएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व। मूल्य का निर्धारण बाजार के आधार पर मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, इसलिए बाजार मूल्य प्रणाली होगी। निजी क्षेत्र का प्रभुत्व रहेगा। ठीक है। मिक्स इकोनॉमी मॉडल में सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है। आगे बढ़े। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकीय ऑफिस या कार्यालय, पहले इसको संगठन बोलते थे, CSO। CSO की स्थापना कब की गई है? अंडरलाइन करिएगा, 2 मई 1951। संस्थापक थे PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये वही महालनोबिस है जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में
एक योजना मॉडल प्रस्तुत किया था, महालनोबिस मॉडल जिसको कहा गया था, जिसमें भारी उद्योग या आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया था। वर्तमान में CSO के अध्यक्ष कौन है? विमल के राय, और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। NDP शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो NDP को समझना है तो पहले GDP समझना है, GDP समझना है तो पहले राष्ट्रीय आय समझना है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम को डिफाइन करना है। तो राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम को डिफाइन करते समय आपको दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, राष्ट्र जो शब्द है वो पॉलिटिकल साइंस की भाषा में 4 कॉन्सेप्ट्स को लेकर बढ़ता है। नंबर 1 क्षेत्रफल, एक निश्चित क्षेत्रफल। नंबर 2 सरकार। नंबर 3 जनसंख्या। और नंबर 4 संप्रभुता। इकोनॉमी में 2 चीज़ों पर महत्व है, नंबर 1 जनसंख्या और नंबर 2 क्षेत्रफल। राष्ट्र की आय का मतलब है नंबर 1 उस राष्ट्र की आर्थिक भौगोलिक सीमाओं में होने वाला कुल उत्पादन या कुल आय, जो कि एक निश्चित समय पीरियड में हो, अर्थात एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में हो। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की आर्थिक भौगोलिक सीमाओं में होने वाला कुल आय या कुल उत्पादन, आय और उत्पादन दोनों साथ साथ बोल रहा हूँ, एक ही मतलब है, बताऊंगा कैसे। आय ही उत्पादन है और उत्पादन ही आय है। फिर से, राष्ट्र की आय का पहला मतलब आर्थिक भौगोलिक सीमाओं में होने वाला कुल उत्पादन जो कि एक वित्तीय वर्ष में हो। दूसरा है, राष्ट्र की आय का दूसरा तरीका है मापने का, वो है नागरिकता आधारित, जनसंख्या आधारित। एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर या देश की सीमाओं के बाहर देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिक मतलब जिसको सरकार नागरिक बोलती है, उसके कानूनों के हिसाब से देश के नागरिकों द्वारा किया जाने वाला कुल उत्पादन या कुल अर्जित आय। समझ में आया कुछ? तो जब हम क्षेत्रफल को आधार बनाकर आय की गणना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो GDP का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की आर्थिक भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। सामान्य भाषाओं में आर्थिक भौगोलिक क्षेत्रफल में होने वाला कुल उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का, उसका मौद्रिक मूल्य बताना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी हमारी GDP। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से जब किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादन किया गया हो, देश के अंदर या देश के बाहर, तो उसको हम कहेंगे GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GDP एरिया संबंधित है, GNP नागरिकता या नागरिक या लोगों संबंधित, कोई समस्या नहीं। अब होता ये है, उदाहरण के लिए एक किसान है, उसने साल भर काम किया और उसने कहा कि देखो मैंने 10 लाख रुपए की फसल की। 10 लाख रुपए लेके गया पत्नी के पास और कहा कि ये लो भगवान, मैंने 10 लाख कमाए। पत्नी कहा, छोटू रामलाल, बुद्धू रामलाल, तू गलत है, तूने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। मैंने कहा इकोनॉमिक्स पढ़ी, ये देखो 10 लाख का उत्पादन किया मैंने। मैंने कहा नहीं, तुमने इस 10 लाख के उत्पादन में ट्रैक्टर को कितना घिसा, उपकरणों को कितना घिसा। तुम साल भर पहले 10 लाख का ट्रैक्टर लेकर आए थे, इस 10 लाख को कमाने के लिए तुमने उन पूंजीगत वस्तुओं को घिसा और आज उनके मूल्य 10 लाख का ट्रैक्टर हो गया 8 लाख का। तो वो जो छुपी हुई वह है, जो छुपा हुआ खर्च है, वो जो उत्पादन के पूंजीगत उपकरणों में होने वाली घिसावट है, उसके मूल्य को कौन घटाएगा? के आनंद सर ने इंस्टीट्यूट डाला, सारे नए उपकरण डाले, कैमरा फलाना ढिकाना ये वो, साल भर में 10, 20, 50 अरब कमा लिए। 50 अरब लेके घर गया, अरब से बात करें ना, करोड़ तो अच्छा ही नहीं लगता। तो 100 अरब 50 अरब लेके गया, तो फिर पत्नी बोलेगी कि नहीं, तुम पहले टेबल कुर्सी के मूल्य में हुई गिरावट को कम करो। 2000 की टेबल कुर्सी थी, अब वो रह गई है 1500 की, तो 500 रुपये डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास कम करो, तो उससे तुम्हें मिलेगा तुम्हारी शुद्ध आय। तो GDP में से जब डेप्रिसिएशन घटाओगे तो हो जाएगा NDP, GDP माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू NDP। उसी तरह से GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में
डेप्रिसिएशन हटाओगे तो हो जाएगा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सकल में से मूल्यह्रास घटाओगे तो शुद्ध बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे बचेगा, हाँ तो करो। सामान्य भाषा में कहूं तो कोई भी उत्पादन कार्य होता है, जो आय होती है, तो आय उत्पादित करने के लिए हमें बहुत सारी वस्तुएं प्रयोग करनी पड़ती हैं, जिसको सामान्यतः पूंजीगत वस्तु बोलते हैं। पूंजीगत वस्तुओं का केवल एक मतलब होता है जो पैसा कमाने के लिए, आय कमाने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे आपके घर में रखा फ्रिज, ठीक है, तो वो जो फ्रिज है वो उपभोक्ता के लिए वस्तु है, उपभोग के लिए वस्तु है। परंतु उसी फ्रिज में रख के मैं काउंटर लगा के कोका कोला बेचूं तो हो जाएगी पूंजीगत वस्तु। होटल में रखा फ्रिज पूंजीगत वस्तु, घर में रखा फ्रिज उपभोक्ता की वस्तु, ठीक है। घर में रखी स्कॉर्पियो उपभोग की वस्तु और उसको रेंट पे चढ़ा दी तो पूंजीगत वस्तु। तो साल भर में स्कॉर्पियो के रेंट से हमें मिला 10 लाख और स्कॉर्पियो के मूल्य में गिरावट हो गई 2 लाख की, तो बचत कितनी? 8 लाख की। समझे कुछ? तो शुद्ध का मतलब है डेप्रिसिएशन हटा के। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के कार्यों में पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली गिरावट का मौद्रिक मूल्य, वो है डेप्रिसिएशन। हाँ जी, समझ में आया कुछ? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। कब प्राप्त करेंगे? पहले तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब जीडीपी से संबंधित है। तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाने के बाद, तो एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। संतुष्ट? बढ़े आगे? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय के मापन के लिए आधार वर्ष। अब देखिए, हाँ जी, हाँ 11-12 है, ये तो अपने को पता ही है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आधार वर्ष क्या है। बात हो गई जीडीपी की, बात हो गई एनडीपी की, बात हो गई जीएनपी की, बात हो गई एनएनपी की। अब ये सब को फिर से 2 तरीके से देखा जाता है, उदाहरण से समझते हैं। के आनंद सर 2010 में, ठीक है, 10 भैंसे रखा करते थे घर पे और 100 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन किया करते थे। कितना दूध? 100 लीटर। और 2010 में दूध का मूल्य कितना था? 25 मान लेते हैं, 20 मान लो, जो कहोगे उस पर हाँ मेरी कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपये। तो बताओ मेरे एक दिन की आय कितनी? 100 लीटर दूध मल्टीप्लाई बाय 20, हाउ मच? 2000 रुपये प्रतिदिन। महीने का कितना? 60,000। ठीक। मैं गया, साहब छोरी दे दो, ब्याह करनो छे। कितना कमाता हूँ? 60,000। अरे 60,000 की तो हमारा भैंस चारा खा जाती है, हमारी लड़की की तो क्या पूछे, तुझसे ना संभल पाएगी बेटा, तू खर्चा नहीं उठा पाएगा। अब अपन गोविंदा थोड़ी ना जो उसके पीछे पड़ जाएंगे। हमने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मैं अपनी आय बढ़ा कर आता हूँ, 10 साल बाद मिलते हैं। फिर मैं पहुँच गया 2020 में। उन्होंने पूछा कि अब कितना कमाते हो? तो मैंने कहा सर दूध का रेट क्या है? जिन्होंने कहा 50 रुपये लीटर। 50 रुपये लीटर मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 5,000, 1.5 लाख रुपये महीना। मैंने कहा बहुत बढ़िया छोरा, तू तो 60,000 से सीधे 1.5 लाख पहुँची गयो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। पर उन्होंने कहा नहीं, मज़ा नहीं आया। मैं क्यों? क्योंकि हमारी भैंस अभी भी 1.5 लाख का चारा खा जाती है। मैंने साहब तुम्हारी भैंस 10 साल पहले 60,000 का चारा खाती थी, अब 1.5 लाख का चारा खाती है। क्योंकि बेटा जो तुम बाजार कीमत प्रणाली को समझते हो, इन्फ्लेशन समझते हो, मुद्रास्फीति समझते हो, यूँ साहब मैं तो दूध वाला छिड़ा, मुझे कहाँ समझ में आती। मैं समझाता हूँ। 2010 में प्रतिदिन का उत्पादन 100 लीटर। भारत देश की कुल प्रतिदिन की आय थी 100 लीटर दूध। उस समय दूध का मूल्य XYZ कोई फर्क नहीं पड़ता। 2020 में भी कुल उत्पादन 100 लीटर दूध ही है। बताओ उत्पादन वृद्धि हुई क्या? नहीं हुई। वृद्धि हुई है केवल मूल्य में, और मूल्य तो झूठ है। ये तो बाजार बताएगा कि दूध का मूल्य क्या है। 2010 में दूध का मूल्य 20 रुपये लीटर था, आज 50 रुपये लीटर है। उस समय 60,000 रुपये प्रति माह की आय थी, अब 1.5 लाख रुपये प्रति माह की आई। परंतु जब मैं खली लेने उस समय जाता था, तब वो मुझे 100 रुपये का 5 किलो मिलती थी। आज मैं जाता हूँ तो 250 रुपये की 5 किलो मिलती। मतलब दूध के मूल्य में तो वृद्धि हुई, साथ ही साथ उतनी वृद्धि दूसरी वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हो गई।
तो पहले मैं 60,000 रुपये में जितनी चीज़ें खरीदता था, आज मैं उतनी चीज़ें खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करता हूँ। वस्तुतः मेरी आय में वृद्धि नहीं हुई, केवल उसके मूल्य में वृद्धि हुई। यही तो ट्रिक है। सारे बैंक वाले, सारे म्यूचुअल फंड वाले आपको डराते हैं कि आज 10 लाख रुपए दो, 50 साल बाद हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, 5 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे। तो अच्छा, कितने साल बाद? 50 साल बाद। ध्यान दो, आज से 50 साल पहले 1 लाख की कितनी वैल्यू थी? दादाजी से पूछो, दादाजी अगर 1 लाख रुपए आपके पास होते तो कितने बीघा ज़मीन खरीदते? वो कहते 100 बीघा ज़मीन। और आज 1 लाख रुपए लेके 1 बीघा ज़मीन खरीद लो। समझ में आया कुछ? तो क्या ये अकल भारत सरकार को नहीं है? वो कहेगा कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई 60,000 का 1.5 लाख बता के छोरी तो नहीं ले जाएगा? कन्फ्यूजन तो नहीं हो जाएगा? तो क्या करेंगे कि भैया कोई आधार वर्ष चुनेंगे, एक ऐसा वर्ष चुनेंगे लगभग 10 सालों के बीच में, और उस आधार वर्ष, उस वर्ष के मूल्यों के आधार पर हम गणना करेंगे। हमने 2011-12 के वर्ष की कीमतों को आधार बनाया और उस आधार पर सभी समय के उत्पादन के मूल्य में काउंटिंग कर लो। मान लो कि 2010-11 में 25 रुपये लीटर दूध था, तो हे रामलाल इधर आ, अब बता कितना उत्पादन था 2010 में? जो हिसाब 100 लीटर, 25 के हिसाब से जोड़, प्रतिदिन कितना? 2,500, तो महीने का कितना? 75,000। आज कितना उत्पादन? 100 लीटर। आधार वर्ष का मूल्य कितना? 25 रुपये। काउंट कर, सेम आई है क्योंकि उत्पादन सेम है। तो एक होता है चालू मूल्य, स्थिर मूल्य, और दूसरा होता है बाजार मूल्य। क्या होता है? बाजार मूल्य। स्थिर मूल्य का मतलब है आधार वर्ष के आधार पर गणना करना वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की, और उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना करना। वही चालू मूल्य का मतलब है, करंट प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। बाजार में मूल्यों के आधार पर गणना करना। बाजार में मूल्य फ्लक्चुएट करते हैं। आज अचानक शॉर्टेज हो जाए दूध की, तो दूध 100 रुपये की जगह 200 रुपये लीटर हो जाएगा। ठीक है? और अगर सारी भैंसों ने डिसाइड कर लिया कि 10-10 गुना दूध देंगे, 5 की जगह 50 लीटर दूध देंगे, तो दूध क्या भाव हो जाएगा? 5 रुपये लीटर। डिमांड और सप्लाई, एज सिंपल एज। इसका एक क्लासिकल उदाहरण बताता हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा था, मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करते हैं? करेंगे रुको, पहले मुद्रास्फीति समझो। लॉकडाउन चल रहा था, सब्जियां खाई ना, क्या भाव खाई? जैसी मिली। और खाना तो फिर भी ठीक है, दाल से तो काम चला ही लिया हमने। पीने वालों का क्या था बेचारा? जिस दिन सरकार ने परमिशन दे दी कि आज तो तुम जाओ और जाके खरीद लो, सुबह सुबह लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे। दूध खरीदने गए थे ना वो लोग, कि पीने की वस्तु खरीदने गए थे। और मूल्य क्या था? उस दिन 1000 की बोतली 10-10 हज़ार में बिक रही थी। बिकी नहीं बिकी? बिकी ना? 10,000 में लाए थे। अच्छा, कम में मिल गई थी। अरे यार, मुझे तो वो भी नहीं मिली। कुछ समझे? तो बाजार अगर मूल्य के हिसाब, बाजार के हिसाब से मूल्य तय करोगा तो कितना वास्तविक उत्पादन बढ़ा है ये पता नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक्स में आय को मौद्रिक रूप में रूपांतरित किया जाता है, परंतु ये मुद्रा जो है वो केवल एक संकेत मात्र है। मुद्रा और बैंकिंग टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आप मुद्रा केवल ये समझेंगे कि केवल एक प्रतीक मात्र है। आपकी जेब में रखा पिंकू नोट 2000 का, जिस दिन मोदी जी ने आके कहा प्यारे मित्रों रात को 8 बजे आके कि कल से ये पिंकू नोट नहीं चलेगा, उसके बाद ये पिंकू नोट हो जाएगा कचरा। उससे ठंड में ताप सकते हो बस। मान लो उसने बोल भी दिया कि नहीं बदलेंगे नहीं, तब क्या करोगे? परंतु कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने नोट की जगह सोने के बिस्किट बना के रख लिए। इकोनॉमिक्स के मास्टर ने सोने के बिस्किट बना लिए, उसी से अपना घर बना लिया। कुछ समझ में आया? तो जो नोट है वो संकेत है, वो विनिमय का माध्यम है, वो वास्तव में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, उसके पीछे सरकार की वैल्यू है, वो वैधानिक मुद्रा है। ध्यान दीजिए। तो मुद्रा तो केवल एक विनिमय का माध्यम है, एक मोड ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर से ध्यान दो। तो ये जो मुद्रा के हिसाब से जो गणना होती है, इस गणना में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको समाप्त करने के लिए स्थिर मूल्यों को कॉन्सेप्ट रखा गया है। और इसी स्थिर मूल्यों के आधार पर किसी दशक का कोई वर्ष चुन लिया जाता है भारत सरकार द्वारा,
और CSO द्वारा और उस वर्ष के मूल्यों के आधार पर गणना की जाती है। आप चाहो तो वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर भारत की कुल राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हो 1950 में, 1850 में भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। बस आपको क्या करना है, दूध का मूल्य किस रेट पर काउंट करना है, 2011-12 के मूल्यों पर। तो अगर उस समय 100 लीटर दूध उत्पादन होता था और 2011-12 में 2020 में भी 100 लीटर उत्पादन हो रहा है, तो आपको केवल ये बताना है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई उत्पादन वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि हम वहीं खड़े हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। भारत की राष्ट्रीय गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, असंगठित क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर प्रश्न की भाषा समझे। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक समस्या। अब राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली समस्या का क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि मुझे आपको गणना करनी, तो आप सब मेरे लिए क्या हो, आय हो, आप सब उत्पाद हो, ये पहला उत्पाद, ये दूसरा उत्पाद। मैं क्या करूँगा, इनसे बोलूँगा कि भैया CSO इनकी गणना कर लो, तो वो आएगा आपके पास, बताओ अपना ID कार्ड। तो 20 लोगों के पास ID कार्ड मिला और 10 लोगों के पास ID कार्ड नहीं मिला, तो 20 की तो काउंटिंग हो गई, 10 की काउंटिंग कैसे करेंगे? संगठित क्षेत्र, जिस दिन डिप्टी कलेक्टर बने उसी दिन सरकार को पता है कि तुम कितना कमाते हो, मतलब व्हाइट वाला, ठीक है। IT डिपार्टमेंट को पता है, इनकम टैक्स वालों को पता है कि कितना कमाते हो, परंतु जो किसान बैठा है, दूध वाला कहीं बैठा है, कोई होटल वाला बैठा है, या मनरेगा का मजदूर है, या सीजनल मजदूर है, उसकी आय कितनी है पता है ना भारत सरकार को? नहीं। EWS का सर्टिफिकेट कौन कौन बना सकता है? सभी जिसके पापा सरकारी नौकर ना हो। कुछ समझ में आया? पटवारी को पता होता है कि 200 बीघा खेती है इनके घर पे, परंतु जाके क्या बोलेंगे, इनकम कितनी है? 2 लाख रुपए साल है साहब, बहुत गरीबी छाई हुई है, 10 साल से इनकम ही नहीं हुई। जब पानी डालो तो पौधे मर जाते हैं, और ना डालो तो सूख जाते हैं, और सूख जाते हैं और हरे भी रहते हैं तो पाला पड़ जाता है। कुछ समझ में आया? एक मजदूर कितना कमाएगा, एक चाय वाला कितना कमाएगा, एक पान का पनवाड़ी कितना कमाएगा, हम बता ही नहीं सकते। तो राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो असंगठित क्षेत्र है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्या बोलते हो, हाँ कि ना? और भारत की कुल श्रम बल का लगभग 60 से 70% ऐसा श्रम बल है जो कि असंगठित क्षेत्र में है बच्चों। इसीलिए लोग कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, परंतु भारत विश्व बैंक के पास जाकर कहता है कि गरीबी दूर करने के लिए हमने एक स्कीम सोची है, तो कृपया करके हमें दीर्घ अवधिक लोन प्रदान करें। विश्व बैंक दीर्घ अवधिक लोन देता है ना। हमें इंदौर में मेट्रो डालनी है, तो हे वर्ल्ड बैंक, आप हमें अगले 50 सालों के लिए लोन प्रदान करें, हम छोटा छोटा करके आपको चुका देंगे, और बाद में ना चुका पाए तो माफ़ कर ही देना, हम गरीब हैं। कुछ समझ में आया? हम कितने बड़े गरीब है ये पता लगा था डिमोनेटाइजेशन के दिन, विमुद्रीकरण के दिन। तकियों से, बोरों से, रजाइयों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से नोटों की बारिश हुई थी उस दिन। यहाँ तक कि दादी नानी जो निकलने के मूड में थी, उनके पास से भी पैसे निकले। उन्होंने भी कहा बेटा बेटा ये नोट बदला लाना जरा। आगे बढ़े क्या? तो आंसर क्या है? सी है। सी कैसे हो गया? डी कैसे हो गया भाई? राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली प्रमुख असंगठित क्षेत्र, इसका आंसर है सी है बेटा। इसको करेक्ट करो। मुद्रास्फीति नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति को काउंट किया जा सकता है। अल्प रोजगार भी नहीं है। अल्प रोजगार का मतलब है कि हमें पता है कि कितना रोजगार है। आंसर क्या है? सी, और ये फुल एंड फाइनल है, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया है? दादा भाई नौरोजी। ये रटा हुआ है आपको, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका रिसर्च पेपर था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि भारत में जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसका कारण है भारत में ब्रिटिश रूल नहीं है बल्कि अन ब्रिटिश रूल है। ब्रिटिश रूल कैसा है? ब्रिटिश बड़े न्यायप्रिय है, परंतु वो अपने देश में अलग प्रकार का शासन चला रहे हैं और हमारे देश में अलग प्रकार का शासन। हमारे यहाँ जो शासन है वो अन ब्रिटिश रूल है। फिर इसी थ्योरी को उन्होंने एलैबोरेट किया और उसके आधार पर उन्होंने द ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये भी पूछा जाता है धन के निस्यंदन का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत वह कहते हैं कि भारत से सभी अच्छी चीज़ें ले ली जाती है, अर्थात धन को विभिन्न माध्यमों से ले लिया जाता है और उसको
छोड़ दिया जाता है लंदन में ले जाके। जॉन सुलिवान ने कहा है कि हमारी प्रणाली कुछ इस तरह से कार्य करती है कि सारी अच्छी चीज़ों को यहाँ से सोख लेती है और लंदन में ले जाके उसको टेम्स नदी में ले जाकर निचोड़ देती है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रयोज्य योग्य आय। चलिए बात करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि कलेक्टर बनने वाले हैं? बताओ, जिसको कॉन्फिडेंस है बताओ। बाकी लोग भीड़ बढ़ाने आए हैं। मान लीजिए कि दीदी कलेक्टर बन गए और कलेक्टर की आय कितनी हो गई? 1 लाख रुपए प्रति माह। अब साल भर की आय कितनी हो गई? 12 लाख। अब 12 लाख में आपने खाना खाया और एक दिन टाटा नमक लेने गए। ठीक, टाटा नमक की थैली मानो कि 20 रुपए की मिली, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स 4 रुपये था, 16 रुपये था, 4 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स था। तो अप्रत्यक्ष कर पता ही ना आपको। कर 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जिससे वसूला, जिस पे लगाया उसी से वसूला, तो ये डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स। और दूसरा जिस पर लगाया किंतु वसूला किसी और से या लिया किसी और से, तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी। सर्विस टैक्स का एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने एडमिशन लिया, आपसे 18% एडिशनल पेमेंट ली। किसने? हमने। सर्विस टैक्स लिया गवर्नमेंट ने हमसे, लगाया हमसे, परंतु वसूला किससे? मैंने आपसे। इसको बोलते हैं कराघात और करापात। घात किस पे? संस्थान पे, और पात किस पे? तुम लोगों पे। ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब मुद्दा बनाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स चाहे गरीब हो अमीर हो सबको देना है, नॉट एन इशू। परंतु जो डायरेक्ट टैक्स है वो सब पर अलग अलग है। टाटा नमक की थैली कलेक्टर खाए तो भी नमक, और मनरेगा का मजदूर खाए तो भी उस 4 रुपये तुम्हें भी टैक्स देना है, 4 रुपये उसे भी टैक्स देना है। इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको बराबर देना है। डायरेक्ट टैक्स अलग अलग है। एग्जाम्पल से चलते हैं। इनकम टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स एक लिमिट तक अगर आपकी आय है तो 10% लेंगे आपकी आय का कुल, उससे ज़्यादा है तो 20%। और आप अगर कलेक्टर और 10 लाख से ज़्यादा आई है और आप 30% के स्लैब में आते हो तो आपकी कुल आय का साल भर में जितना भी कमाए उसका 30% आपसे ले लेंगे। तो मान लो कि आपने 10 लाख कमाए परंतु 3 लाख का टैक्स सरकार को दे दिया, तो आपके पास कितनी आय बची? 7 लाख। यही वो आय है जिसको आप डिस्पोजेबल इनकम बोलते हो। आय आई तो सही परंतु गई भी। एक्चुअली इनकम डिस्पोजेबल इनकम ही होती है, क्योंकि यह वह इनकम होती है जो कि सभी करारोपण के पश्चात, सभी का मतलब प्रत्यक्ष कर ही ले लीजिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको चुकाने ही है। इनडायरेक्ट टैक्स सामान्यतः जब आप खर्च करते हो तब चुकाने होते हैं। आपने कहा मुझे पता लगा है कि टाटा नमक पे 4 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स है, आज से नमक नहीं खाएंगे। मत खाओ, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझे कुछ? परंतु आयकर, नमक खाओ या जहर पियो, टैक्स तो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़े। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे उदाहरण के लिए 1950 में हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का कुल जीडीपी में योगदान में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो प्राथमिक क्षेत्र का था, फिर द्वितीय क्षेत्र का था, अब और तृतीय क्षेत्र का था। 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वेक्षण आया है उसमें तृतीय क्षेत्र का है लगभग 65%, लगभग बता रहा हूँ। फिर लगभग 25% है सेकेंडरी सेक्टर का, और फिर बाकी का जो 15%, 17% के आसपास है वो है प्राइमरी सेक्टर। मामला ही बदल गया। आओ अमेरिका चलते हैं। अधिकांश विकसित देश बता रहा हूँ, जितने भी विकसित देश हैं उन सभी की कुल जीडीपी में, कुल जीएनपी में सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर का योगदान है 95% से ज़्यादा या 90% से ज़्यादा। फिर इंडस्ट्रीज का, और फिर है किसका? कृषि का, एग्रीकल्चर। और कुछ विकसित देश तो ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर नाम मात्र की भी नहीं, वो खाना भी दूसरों से मंगवाते हैं। जैसे सिंगापुर गए या दुबई, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पर्यटन पर ही जिंदा है। सोचो स्विट्जरलैंड, क्या लग रहा है आपको? गेहूं चावल उगा लेते होंगे ना स्विट्जरलैंड में, बर्फ़ के बीच में गेहूं चावल उग जाते होंगे। क्या स्विट्जरलैंड केवल चलो शाहरुख खान गए थे तंबूरा लेके हम भी चलते हैं? समझ में आया? स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था, एक विकसित देश, सबसे ज़्यादा अंश किसका? टर्शरी सेक्टर का, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो क्या लगता है आपको, जैसे जैसे टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर प्राइमरी सेक्टर, तो हम लोग
विकास की ओर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? 1950 की अपेक्षा आज बेहतर है ना हम लोग कि कमज़ोर हैं? बेहतर है। परंतु इसके साथ एक गड़बड़ हो रही है। बस गड़बड़ ये है कि अगर 65% जीडीपी में योगदान सर्विस सेक्टर का है तो 65% ही लोग होने चाहिए। हो क्या रहा है? 65% आय केवल 15% लोगों के पास जा रही है, और प्राइमरी सेक्टर की 15% आय लगभग 65% लोगों के पास जा रही है। इससे एक प्रकार का असंतुलन हो रहा है। इसका केवल एक मतलब है कि मैं खाना खाता हूँ, हाथ पैर सब दुबले हैं और पेट भरकम भारी है, तो जब मैं दौड़ने जाऊँगा तो दौड़ूंगा कि गिर जाऊँगा? गिर जाऊँगा। तो यह है असंतुलन। यह आज की समस्या है कि कहीं पर गरीबी है और कहीं पर अमीरी अमीरी है। तो इंडिया और भारत इंदौर में बैठ के लगता है कि अरे यार समृद्धि चाहूँ और है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप जाके देखो, बघेलखंड में जाके देखो, अलीराजपुर झाबुआ जाके देख लो, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे सर्कल पे जाके देख लो। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर क्या हो गया? इंडिया बन रहे हैं, मिनी बॉम्बे। लड़कियाँ सिगरेट फूकती हुई दिखती हैं, को लिविंग सिस्टम चल रहा है। 8-8 हज़ार रुपये एक बेड पलंग पे आप लोगों के लिए महीने का रेंट है यहाँ पे। एक हॉस्टल पे तो मैंने सुना है कि 22 हज़ार रुपये महीना रेंट है उसका। स्विमिंग पूल भी है वहाँ पे, बाथ टब भी, मतलब वो पता नहीं जोकुजी वगैरह कुछ होता है वहाँ पर, एक्सरसाइज करने की व्यवस्था भी है। मैं तो बस ये कह रहा था कि एक और लीकर का लाइसेंस ले लो और 30 हज़ार रुपये महीने कर दो डायरेक्ट, कि आराम से 2 पैक लगाने की व्यवस्था हो, है ना। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये क्या है? इंडिया। और ये तो फिर भी इंडिया नहीं है। मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बेंगलोर, तो ये हो गया इंडिया। यहाँ पर वे लोग बैठे हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी आय है पर संख्या काफ़ी कम है, और ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या है जिनके पास आय काफ़ी कम है। ये असंतुलन है। कुछ लोग खा खा के मर रहे हैं और कुछ लोग कुछ अति पोषण से मर रहे हैं और कुछ कुपोषण से मर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, वही लेखांकन वर्ष का मतलब है एक वित्तीय वर्ष। किसी देश के अंतर्गत उसकी आर्थिक भौगोलिक सीमाओं में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग हो जाएगा जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद, डिफ्लेटर। डिफ्लेटर कुछ नहीं है बेटा, एक है नॉमिनल जीडीपी और एक है रियल जीडीपी। अब देखिए, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मतलब क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रियल इनकम और नॉमिनल इनकम। तो नॉमिनल इनकम कितनी थी आपकी? 10 लाख, और रियल इनकम कितनी थी? बस ये जो फ्लक्चुएशन है, डिफ्लेटर है, ये जितना कम होगा उतना ही प्रत्यक्ष करों का प्रभाव कम होगा।